Good morning, 12th class. Today we will read lesson 6 Poet and the Pancakes. ये जो स्टोरी है ये अशोक मित्रन के जेमिनी स्टूडियो से का विभाग का एक भाग है और ये माई ईयर्स विद बॉस से ली गई है. इसमें ये भारतीय जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. In the beginning of the essay, the writer described the makeup department of Gemini Studios. लेखक आरंभ में जेमिनी स्टूडियो के मेकअप विभाग का वर्णन करता है. द डिपार्टमेंट वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग. यह जो डिपार्टमेंट है वो बिल्डिंग में ऊपर चढ़कर है. इट वॉज बिलीव दैट द बिल्डिंग वाज वंस रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल. ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट्स क्लाइव का तबेला हुआ करती थी. द डिपार्टमेंट हैड लुक ऑफ द हेयर कटिंग सैलून. मेकअप विभाग देखने में बाल काटने का सैलून लगता था. There were incandescent lights at all angles around half a dozen large mirror. मेकअप वहाँ आधा दर्जन से बड़े शीशों के इर्द गिर्द तेज चमक वाली रोशनियाँ थी और बड़े बड़े शीशे थे. दीज लाइट्स वर ग्लोइंग विद द हेट. ये सब लाइट से चमक रहे थे. सो दोज who were subjected to the makeup had and suffer a lot of hardship. जिन लोगों का वहाँ मेकअप होता था उन्हें बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता था. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हीडेड बाय द बंगाली. मेकअप का मुखिया पहले एक बंगाली होता था. आफ्टर दैट ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन. लेकिन बाद में वह एक महाराष्ट्र व्यक्ति आया. ही वॉज असिस्टेड बाय द मैन ऑफ द धारवाड़. उसकी सहायता धारवाड़, आंध्र प्रदेश, बर्मा एंड द यूजुअल लोकल तमिल ने उसकी सहायता की. जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो धारवाड़, आंध्र प्रदेश, बर्मा और लोकल तमिल थे. Thus the makeup department was an example of national integration. इस तरह से मेकअप विभाग एक राष्ट्रीय एकता का उदाहरण था. Pancake was the brand of the name of makeup material and the Gemini Studios brought by the truckloads. Pancake जो था वो एक मेकअप मटेरियल का नाम था, ब्रांड था. जैसे प्रोडक्ट होते हैं लैक्मे के, इस तरीके से वो एक ब्रांड का नाम था. और जो स्टूडियो वो ट्रक भर के ख़रीदता था, इतना मतलब वो सामान वहाँ से ख़रीदता था. पैनकेक हैड द अदर लोकली मेड मटेरियल वर यूज टू मेकअप. वो जो कॉमन मेकअप का सामान होता था जिसका कोई ब्रांड नहीं होता था वो भी यूज़ करता था. हैवी मेकअप वॉज यूज्ड फॉर द एक्टर्स. बहुत भारी मेकअप किया जाता था एक्टर्स के लिए. द राइटर कमेंट्स दैट द मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुक पर्सन इनटू अ अगली लुकिंग क्रिम्सन कलर्ड मोनास्टर. वे आमतौर पर यह कहा जाता था कि जो लोग मतलब शूटिंग के दौरान होते थे ना, उनको तो बहुत अच्छा मेकअप, भारी मेकअप किया था. लेखक कहता था मेकअप करने वाला व्यक्ति किसी भी अच्छे व्यक्ति को भद्दा दिखाने वाला और लाल रंग का राक्षस बना देते थे. मतलब जैसा चाहें वो मेकअप कर सकते थे. दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग. उस समय पर जो शूटिंग होती थी वो अंदर हुआ करती थी. द चीफ मेकअप मैन एंड द चीफ एक्ट्रेसेस अगली. उस समय जो एक्टिंग करने वाले जो लोग होते थे, नायक और नायिका को वो भद्दा बनाता था. मतलब जैसे मान लीजिए कोई हॉरिबल मूवी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका मेकअप कर देता था, अजीब सा मेकअप कर देता था. हैवी मेकअप दोज वर द डेज ऑफ मेन. उसने इन दोनों इंडोर्स. ओनली 5% ऑफ फिल्म वाज शूट आउटडोर. केवल 5% फिल्में ही बाहर होती थी. देयर वॉज स्ट्रिक्ट हेयर आर्चरी इन द मेकअप डिपार्टमेंट. मेकअप विभाग में कठोर श्रेणी का मेकअप होता था. मेनली
द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड जो मेन मेकअप वाले होते थे ना, वो मेन एक्टर्स एक्ट्रेसेस का भद्दा बनाने का मेकअप करते थे. हिज सीनियर असिस्टेंट डिड द मेकअप ऑफ द सेकेंड हीरो हीरोइन. और जो उनके सीनियर असिस्टेंट होते थे वो हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे जो सेकेंड नंबर पर होते थे. द जूनियर असिस्टेंट हैंडल्ड द मेन कॉमेडियन. और जो जूनियर असिस्टेंट होते थे वो कॉमेडियन का मेकअप किया करते थे. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. वे जूनियर कलाकार जो भीड़ भाड़ में भाग लेते थे वो ऑफिस बॉय की जिम्मेवारी होती थी. द ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय. द ऑफिस बॉय वास्तव में बॉय नहीं होते थे. ही वॉज द अर्ली 40s. वह शुरू के 40 की आयु में सारे थे. ही हैड एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर एगो. वो कई सालों से स्टूडियो में थे. विद द ड्रीम्स इन हिज आई. अपने आँखों में सपने लिए हुए. ही हैड ड्रीम टू बिकम अ स्टार एक्टर. वो वास्तव में स्टार एक्टर बनना चाहते थे और टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहते थे. डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर यानी गाने लिखने वाले बनना चाहते थे. ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट ऑल्सो. ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट ऑल्सो. उसमें कुछ अंश तक कवि भी थे. ही हैड ड्रीम सॉरी इन दोज डेज द राइटर वर्कड इन अ क्यूबिकल. उन दिनों लेखक एक छोटे से कमरे में काम करते थे. ऑन द टॉप स्क्रीन राइटर ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग एट द टेबल टीयरिंग न्यूज़पेपर डे एंड डे. उसे दिन रात अपने मेज पर बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए देखा जा सकता था. Therefore, many people in the studios thought that he had so work. इसलिए लोग सोचा करते थे कि वो कोई काम कर रहा है. The office boy would often come to the writer's cubicle tell and how to literary talent was being wasted in the मेकअप डिपार्टमेंट. और जो लोग उसके पास में आते थे वो उन्हें यही कहते थे कि किस तरीके से उनकी साहित्यिक प्रतिभा मेकअप विभाग में नष्ट हो रही है. द ऑफिस बॉय वुड ऑफन he thought that the department was fit only for the barber and the preverts. और वो ये सोचा करते थे कि किस तरीके से जो मेकअप विभाग है वो केवल नाइयों और विपरीत लोगों के ही काबिल है. ही इंसिस्टेड ऑन द रीडिंग आउट ऑफ द पोइम टू द राइटर. वह आग्रह करता है कि लेखक को अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाए. द राइटर वॉज ऑफन फेड अप विद हिम. लेखक आग्रह करता है कि वह उसको अपनी कविताएं सुनाए और लेखक अक्सर उससे तंग आ जाता है, फेडेड हो जाता है. द राइटर वॉज सो ही प्रेड फॉर द क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. इसलिए वह जो बार बार जो शूटिंग हुआ करती थी ना उसके बारे में बात करता है. देन द ऑफिस बॉय वुड बी बिजी डूइंग देयर मेकअप. ऑफिस बॉय अपने मेकअप करने में बिजी हो रहे थे. द राइटर कुड बी स्प्रेड फ्रॉम द लिसनिंग टू द एपिक्स. और लेखक उनकी लंबी कविताएं सुनने से बच जाता है. कोतमंगलम साबू वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो. कोतमंगलम सुबू जेमिनी स्टूडियो उस समय नंबर 2 पर था. द ऑफिस बॉय डिड नॉट लाइक हिम. ऑफिस बॉय जो थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे. ही फेल्ट दैट द ऑल सफरिंग्स डिस्ग्रेस नेग्लेक्ट वर ड्यू टू हिम. और वो ये सोचा करते थे कि उनके सारे कष्ट और अपमान उपेक्षा के कारण थे. सुबू हैड एंटर्ड द स्टूडियो इन मोर अनसर्टेन एंड द डिफ़िकल्ट टाइम. वो बड़ी ही मुश्किल से और कठिनाई से स्टूडियो में एंटर करते थे. देन दे वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपेनियन और द स्टूडियो. उनके पास उस समय कोई भी स्थिर कंपनी या स्टूडियो नहीं हुआ करते थे. He was not more formally educated than the office boy, but being a Brahmin, he has exposure the more affluent situation and the people. लेकिन ब्राह्मण होने के कारण वे अत्यधिक समर्थ अवस्थाओं में लोगों के संपर्क में आ चुके थे.
He had exposure a more afflicted situation by the people. Subbu had ability to look careful all the time. Cheerful all the time. वो हमेशा सुबु जो थे वो हमेशा खुश दिखाई देते थे. Even after having a hand in the boss, जहाँ तक वो अपने बॉस के सामने होते थे. He used all energy and creativity of the advantage of the boss. यहाँ तक कि वो किसी हुई पिटी हुई फिल्म में अपना काम होने के बावजूद भी कोई काम अपने आप नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी जो वफादारी की भावना उनके बॉस के साथ उनकी पहचान बनाई हुई थी. वह अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता से बॉस के फायदे का प्रयोग करते थे. वह तो फिल्मों के लिए बना होता था और जब निर्माता किसी भी समस्या के बारे में बताते थे वो फौरन कोई ना कोई समाधान बता देते थे. अगर निर्माता संतुष्ट नहीं होता तो वह 14 विकल्प बता देते थे. Subbu was always seven with the seen with the boss, yet the attendance rolls, and he was grouped under the story of the department. This department compares the lawyer and the group of writers poets. The lawyer was officially known as a legal advisor, but everybody referred him to the opposite. One an extremely talented but moody actress burst into on the sets. Everyone looked stunned. The lawyer quality switched the recording and the equipment. जब सुबु जैसा व्यक्ति आसपास होता था वो फिल्म बनाना आसान काम लगता था. सुबु ही था जब जेमिनी स्टूडियो को इनके स्वर्णिम दिनों में अपने दिशा निर्देश की भाषा प्रदान की. वह कवि था. आम जनता के लिए लिखने का फैसला किया था. फिल्मों में उसकी सफलता और साहित्यिक प्रतिभा को छुपा दिया गया था. उसने लोकगीत शैली में भी मौलिक गीत गाथा लिखे. He wrote the novel Thillana Mohanambal. He wrote the novel Thillana Mohanambal. He was a good actor. वो एक अच्छे एक्टर थे. He never aspired the lead roles. लेकिन उन्हें कभी मेन रोल नहीं मिला. He played secondary role in the film performed by the better than the main actor. उन्हें हमेशा मेन एक्टर के बाद वाला काम मिला. Subbu had genuine love of anyone come across. वो किसी से भी बहुत जल्दी प्यार कर लेते थे. He used to feed a support of many person. और बहुत से लोगों को सपोर्ट भी करते थे. But even had a enemies. लेकिन फिर भी उनके दुश्मन थे. Perhaps it was because she seemed close to intimate with the boss. क्योंकि वो बॉस के सबसे नज़दीक थे. Subbu was always seen with the boss, yet the attendance role and he was grouped under the story of the department. This department compared the lawyer of the group of writers and the poet. The lawyer was officially known as the legal advisor, but everybody referred that him opposite. सुबु सदा बॉस के साथ नजर आते थे. फिर भी शामिल रजिस्टर में उनकी कहानी विभाग को दर्शाया गया. इस विभाग में वकील, लेखकों और कवियों का एक समूह है. वकील को सरकारी रूप से कानूनी कहा जाता था, मगर हर व्यक्ति उसके विपरीत संबोधित करता था. Everyone looked stunned. The lawyer quality switched on the recording equipment. When the actress relaxed sometime, the lawyer playback the recording. The actress was the shocked to hear their own voice. She never quite recovered from the shock and the end of the acting career. Everyone in the department worked in the khadi uniform. एक बार बहुत प्रतिभाशाली मगर तुनक मिजाजी पंच अभिनेत्री सलाहकार पर गुस्से में फूट पड़ी. हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया. वकील ने चुपके से रिकॉर्डिंग उपकरण चालू कर दिया. जब अभिनेत्री कुछ देर के लिए चुप हुई तो वकील ने रिकॉर्डिंग को बजा दिया. अभिनेत्री अपनी खुद की आवाज़ सुनकर अचंभित रह गई. वह उस सदमे से पूरी तरह नहीं उभरी और उसके अभिनय जीवन का अंत हो गया. विभाग में हर कोई जो था वो खाकी वर्दी पहनता था. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट अ वैग appreciation of political rough of any kind. The men and the study had a natural dislike for communism. They thought that the communists were godless people. They have no love of wives and children. They were ready to spread unrest, violence.
वे लोग जो थे, अधिकतर लोग खादी पहनते थे और गांधी की पूजा करते थे, मगर इससे बढ़कर किसी प्रकार के राजनीतिक विचार का कुछ पता नहीं था। स्टूडियो के लोग सभी साम्यवाद और स्वाभाविक नफरती। वे सोचते थे कि साम्यवादी लोग नास्तिक होते हैं, पत्नी और बच्चों के लिए प्यार नहीं होता, वे अशांति और हिंसा फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। When Frank Buchman and the Moral Armament Army, the 200 people visited Madras in 1952. The Gemini studio played the host. The MRA was the kind of the counter movement and international communication. जब फ्रेंच बुकमैन ने दो स्तर पर लोगों की रोआर्मामेंट आर्मी 1992 में मद्रास आई तो जेमिनी स्टूडियो ने उनकी जजमानी की। MRA एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विरोधी आंदोलन था। उन्होंने भारत में जेमिनी स्टूडियो को बेहतर यजमान नहीं मिल सका था। दे presented two plays in the most professional manner. These plays were The Jonathan Valley and The Forgotten Factor, and they ran several shows in Madras. Their sets are customs were first rate and greatly impressed in the influence the Madras and the Tamil drama community. उन्होंने बड़े व्यावसायिक तरीके से 2 नाटक खेले। इन नाटकों के नाम थे जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और मद्रास में इनके कई शो हुए। उनका मंच वेशभूषा प्रथम दर्जे पर था। इन्होंने मद्रास और तमिल नाटक समुदाय को बहुत अधिक प्रसिद्ध किया। A few months later, there was news that English poet was visiting the Gemini studio, but the rumor was that he was not poet but an editor, मिस्टर वासन। कुछ महीनों बाद एक खबर आई कि अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था, मगर अववाती वे कवि नहीं अपितु एक संपादक था जिसका नाम था। जेमिनी स्टूडियो का बाद श्री वासन भी एक प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक के संपादक थे। तब कवि के आने का समय आ गया। ही वॉज अ टॉल मैन, वो एक बहुत लंबे आदमी थे। वर इंग्लिश एंड वेरी सीरियस, जिस इंग्लिश बहुत अच्छी थी। द बॉस रीड लॉन्ग स्पीच, बॉस ने बहुत लंबी स्पीच पढ़ी। ही डिड नॉट नो मच अबाउट द इंग्लिश पोइट, वो उस इंग्लिश कवि के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। द स्पीच वॉज ऑल द मोस्ट जर्नल टर्म, ये जर्नल टर्म पर लिखी हुई स्पीच थी। देन द पोइट स्पोक, उसके बाद पोइट ने कहा, ही स्पोक इन सच एन एसेंट एंड नन अमंग द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड हिम। तो कवि ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे लहजे में बात की है कि श्रोताओं में से कोई भी उनकी बात को समझ नहीं पा रहा। ही लेफ्ट आफ्टर स्पीकिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद। द ऑडियंस ऑल्सो डिस्पर्स द अटर बेफिलमेंट एंड दे वंडर्ड वॉट एन इंग्लिश पोइट वॉज डूइंग इन द फिल्म स्टूडियो विच मेड तमिल फिल्म्स। श्रोता पूरी तरीके से हैरानी में चले गए। वे हैरान थे कि एक ऐसे फिल्म स्टूडियो जो तमिल फिल्में बनाता है उसमें एक अंग्रेजी कवि क्या कर रहा है। The Hindu, a daily from Madras, published a small announcement that the short story content was being organized by the British magazine named The Encounter. The author wanted to know about the periodical before standing in the story. मद्रास के एक दैनिक पत्र द हिंदू में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की कि द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका एक लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। लेखक को अपनी कहानी भेजने के लिए पत्रिका में जानना चाहता था। वह ब्रिटिश पुस्तकालय से द एनकाउंटर की एक प्रति ली। द एनकाउंटर फ्रॉम द व्हेन ही रीड द नेम ऑफ द पोएम ही रिकॉल्ड दैट ही वॉज द सेम पोइट हु विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। फिर उन्हें पता लगा, अरे ये तो वही नाम है जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में सुना था। ही वॉज स्टीफन स्पेंडर। Years later, when the author was not on staff of the Gemini studio, he generally bought the books at the reduced prices. One day he got a book called The God of the Field. जब कवि ने उस पर नाम पढ़ा तो उन्हें याद आया कि तो जेमिनी स्टूडियो में था। वह स्टीफन स्टैम्बर था। कई साल बाद लेखक जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ में नहीं था तो वह आमतौर पर कम कीमत में किताबें खरीदता था। एक दिन उसे किताब मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फोल्ड। इसके 6 प्रसिद्ध लेखक थे। It had 6 essays written by the 6 famous writers and described their joining communism and their disillusionment with it. These writers were Andrew Gide and Richard Wright, Langzo Sillan, Arthur
कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ये जो लेखक थे, ये लेखक थे एंड्रे गाइड, रिचर्ड नाइट, एग्नेजियो सिलोन, ऑर्थर कॉस्टलर, लुई फिशर और स्टीफन स्टैंडर। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच हैव विद द स्टैंडर। अब लेखक के हर बात साफ हो गई थी कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस ने शायद स्पेंडर की कविता से अधिक कुछ लेना देना नहीं था, मगर he had definitely nothing to the communism, the god and the failed। मगर उसका वास्ता साम्यवाद था, यह वह भगवान जो असफल हो गया से अवश्य था। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बाय। हैव अ नाइस डे।